साहित्य चर्चा में इस बार रघुवीर सहाय जी पे चर्चा की जाएगी। और रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में। इसी महीने उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो सोचा कि इस पे चर्चा करना ज़रूरी है। और वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेखन के विषय में, लेकिन उन्होंने एमए किया था अंग्रेजी में और उसके बाद वो लखनऊ से दिल्ली आ गए और दिल्ली में पत्रकारिता और साहित्य, पत्रकारिता वॉज द मेन ब्रेड अर्नर, तो उसके साथ साथ वो लेखन में भी लगे रहे। और उन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स, जिनमें दिनमान सबसे प्रमुख है। दिनमान में दो लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे इस मैगजीन को ऊपर उठाने के लिए, तो एक तो रघुवीर सहाय जी थे और दूसरे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्हें वो खुद चूज़ करके लेके आए थे। और दोनों ने ही कविता के संदर्भ में बहुत काम किया है और आधुनिक कविता को एक नया रूप देने की कोशिश की है। और रघुवीर सहाय तो पायनियर थे उसमें, तो उन्होंने भी नई कविता के लिए बहुत काम किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे रघुवीर सहाय जी के ऊपर। तो रघुवीर सहाय जी का लिखा हुआ के ऊपर एक पेपर छपा हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च में, जो है किसी बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज का, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने समकालीन समाज पर अपने विचार प्रकट कर अपना लेखन कार्य किया है। इन्होंने समकालीन अमानवीय दोषपूर्ण राजनीति पर व्यंग्योक्ति तथा नए ढंग की कविताओं का आविष्कार किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में कविता, कहानी, निबंध का अनूठा संकलन है। आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में कविता, कहानी, निबंध का अनूठा संकलन है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और अखबार के बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। घर, मोहल्ले के चरित्र, रामदास, गीता, सीता, हरिया, हरचरना पर कविता लिखी और इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते थे, बल्कि आत्म अन्वेषण का माध्यम बन जाते थे। रघुवीर सहाय जी ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। इनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के प्रति विशिष्ट सजगता दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने सामाजिक अव्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में अदम्य जिजीविषा का वर्णन किया है। इनकी अनेक कविताओं में इस विशेषता का अनूठा चित्रण हुआ है। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह की प्रायः सब कविताओं में अदम्य जीवन जीने की इच्छा की सफल अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने समकालीन समाज के मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रांकन प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने काव्य में मध्यवर्गीय जीवन के में परिव्याप्त तनावों और विडंबनाओं का वर्णन किया है। यह कवि और शेष दुनिया के बीच का अनुभूत तनाव है जो कवि को निरंतर आंदोलित करता रहता है। इनके साथ साथ कवि ने कुछ व्यक्ति और समूहों के मध्य तनाव का चित्रांकन भी किया है। रघुवीर सहाय की कविताओं में भाषा का क्रीड़ा भाव खूब मिलता है। इस क्रीड़ा भाव से कविता में नाटकीयता का गुण आ जाता है। शुरू के दिनों में इनकी मशहूर कविता दुनिया की भाषा में एक क्रीड़ा भाव देखा जा सकता है। लोग कुछ नहीं करते, जो करना है तो लोग करते क्या है? यही तो सवाल है कि लोग करते क्या है अगर कुछ करते हैं। लोग सिर्फ लोग, तमाम लोग, मार तमाम लोग, लोग ही लोग, चारों तरफ लोग लोग लोग, दुनिया एक बजबजाई हुई चीज़ हो गई है। इसी तरह की भाषिक खिलंदड़ेपन की एक और कविता भी मध्यवर्गीय लोगों के बारे में सभी लुझे हैं, जिसमें वाचक ऐसे चुने चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करता है जो कविता में शायद ही कभी प्रयुक्त हों। खोखियाते हैं, किकियाते हैं, घुन्नाते हैं, चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं, मिमियाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं,
यही सीधा भाव आत्महत्या के विरुद्ध की कविताओं तक पहुँचते पहुँचते एक ऐसी आयरनी में तब्दील हो गया जिससे उनकी कविता महेश आलोक के शब्दों में एक मजबूत शोषण तंत्र या व्यवस्था के खिलाफ, अमानवीयता के खिलाफ, हत्या षड्यंत्र और मनुष्यता के पतन के खिलाफ, राजनीतिक अवसरवादिता के खिलाफ, आम आदमी के गुस्से को पूरी संघर्षशील तेवर और उसकी कमजोरियों, लाचारियों, कमियों के साथ खड़ा करने और पूरे मानवीय जीवन के साथ मुठभेड़ की कविता हो जाती है। उनकी इस विकास को उन्हीं की कविता से परखा जा सकता है। यही मेरे लोग हैं, यही मेरा देश है, इसी में रहता हूँ, इन्हीं में कहता हूँ अपने आप और बेकार। कवि की काव्य भाषा में के विकास में बहुत सारी नाटकीय पात्रों की रचना हुई है। शुरू के दौर में मजाकिया लहजों में कुछ पात्रों का सृजन रघुवीर साय ने किया था, जैसे शांति दो कविता में चाहे वह क्रांति की बहन ही क्यों न हो, मगर बाद में रामदास जैसा प्रतिनिधिक पात्र उनकी कविता में आया है। डॉक्टर नामवर सिंह रघुवीर साय की नाटकीयता के संदर्भ में लिखते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता के आंतरिक एकालाप के अंदर से एक दुनिया उठती हुई नजर आती है जो समाधि लेख की दुनिया से ज़्यादा ठोस, ज़्यादा खोखार, ज़्यादा भयानक, ज़्यादा भयावह है और संभवतः ज़्यादा राजनीतिक है। इस दुनिया की सजीवता कविता की आंतरिक नाटकीयता का आधार है। रघुवीर साय की काव्य यात्रा के शुरू के दिनों में एक कविता मेरा एक जीवन है में वाचक जहाँ अपने निजी जीवन के बारे में कहता है कि उसमें मेरे प्रिय में है मेरे ही हितैषी, वहीं वह एक और जीवन की बात भी करता है। पर मेरा एक और जीवन है जिसमें मैं अकेला हूँ, जिस नगर के गलियारों, फुटपाथों, मैदानों में घूमा हूँ, पर मैं हा हूती नगरी में अकेला हूँ। ये सीढ़ियों की धूप से लिया गया है। एक स्तर पर ऐसा लगता है कि यह कविता आधुनिकतावादियों की काव्य भाषा का अनुसरण करती है, पर मनुष्य के आत्मनिर्वासन की काव्य वस्तु को दोहरा रही है। रघुवीर साय पैनी दृष्टि वाले कवि थे, इसलिए उनकी लेखनी में पैनी व्यंग्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने समकालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, राजनीतिक अस्थिरता, जीवन मूल्यों की गिरावट, कुरीतियों और आदि के बारे में प्रति गहन व्यंग्य प्रस्तुत किए हैं। इनकी अनेक कविताओं में समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विडंबनाओं के प्रति अपने व्यंग्य कसे हैं। इन्होंने कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दुख, दर्द, यातना को लेकर व्यक्ति पर करारे व्यंग किए हैं। उसी दौर में उन्होंने झेल लेंगे कविता में उस समय के चिंतन के साथ गंभीर मुठभेड़ को दर्शाया है। ऐसा लगता है कि पूरी कविता अज्ञेय के क्षण और मौन के फलसफे को चुनौती दे रही है। बैठे हो मौन, कहीं ठहरे हो अनुभव में, बैठे हो गहरे कि बैठे हो भरे हुए, बैठे हो मौन, कहीं ठहरे हो अनुभव में, बैठे हो गहरे कि बैठे हो भरे हुए। और इस कविता का अंतिम मशहूर क्षण इसी बहस को समापन करता है जो उस समय छिड़ी हुई थी। कहिए कि धीर धरे पीर यदि पराई हो तो उसकी एक भली तस्वीर है। रघुवीर साय ने अपनी कविताओं में स्वप्न शैली का भी प्रयोग किया है। स्वप्न शैली में एक तरह की खास संवेदना मूर्त होती है और उसमें एक निश्चित भाव अंतर्निहित होता है। रघुवीर साय ने स्वप्न शैली में जो कविताएं लिखी हैं वे सब वास्तविकता की ओर संकेत करती हैं। उनकी इच्छाएं और विचार अब अतृप्त होते हैं तो वह स्वप्न के रूप में उन्हें दिखाई देते हैं, जिसे हम उनकी स्वप्न शैली मानते हैं, जो वास्तव में समाज का यथार्थ ही है, जिसे रघुवीर साय बेचैनी की अवस्था में स्वप्न में देखकर बेचैन हो बैठते हैं और कविता के रूप में उन्हें उन तमाम बातों से अवगत कराते हैं। गिरीश की मृत्यु कविता में वे लिखते हैं कि एक महान राष्ट्रीय दायित्व ने मुझे जगा दिया, तब बैठा मैं टकारता, अपनी पतली टांगें निहारता, अपने को झाड़ता कविता लिखने के लिए। दरअसल यह शैली मनोविज्ञान पर आधारित होती है। वह व्यक्ति के अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित होती है। उसमें बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में एक क्रमबद्ध तरीके से सभी घटनाएं होती हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि इसका संबंध अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विशिष्ट और बेतरतीब बिंबावियों
से है, जिनमें बिंबों, प्रतीकों, मिथकों आदि का कोई पद्धति कारनोदमोदित पद्धति पर उपस्थित किया गया है। रघुवीर साय की कविताओं में मामूली आदमी विषय वस्तु बना है। सामाजिक विसंगतियों, विद्रूपताओं और विडंबनाओं ने ही रघुवीर साय को कवि बनाया है। वे खतरनाक ढंग से गहराई में जाकर सोचने समझने वाले व्यक्ति और रचनाकार हैं। यही दर्शन उनके काव्य का संपूर्ण चरित्र है। उनकी कविता अस्तित्ववादी दर्शन के भीतर मौजूद हत्या के विरोध में खड़ी हो जाती है। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो जैसे काव्य संग्रह की कविताओं का परिवेश और हत्या का दबाव है। यह दबाव सामाजिक, राजनीतिक, अमानवीय और बचपन के भीतर से उत्पन्न हुआ है। रघुवीर साय ने अपनी कविताओं से लय को कभी गायब नहीं होने दिया। आखिरी दिनों की कविताओं में भी यह लय बनी रही। कुछ पते और कुछ चिट्ठियों की सच क्या है कविता में 2 पंक्तियां भी उसी लय को झंकृत कर रही हैं। इस झूठे करोड़ा में मने को धिक्कार है, वह दुख ही सच्चा जो हमने झेला है। रघुवीर साय को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में लोग भूल गए हैं के लिए मिला था। हमें कह सकते हैं कि रघुवीर साय सरलता और सहजता के पक्षधर थे। वो भाषा को लेकर अलग अलग प्रयोग करते रहे और इन प्रयोगों को लेकर वह कविता को साधारण बोलचाल की भाषा में नज़दीक रखना चाहते थे। भाषा को अत्यधिक प्रभावी संप्रेषण की क्षमता से जोड़ना चाहते थे। उनके भाव और विचार पाठकों के लिए सहज बोधगम्य हो, वे ऐसी भाषा ही चाहते थे। रघुवीर साय का काव्य वैशिष्ट बहुत अनोखा और व्यंग्यपरक है। उसमें समाज की सच्चाई का उभारा गया है, जिसमें कविताओं की मुख्य विशेषताएं भी यही हैं। यह जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। अब मैं उनकी 2 कविताएं भी सुनाता हूँ। राष्ट्रगीत पे ऊपर एक उनकी कविता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चमर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। 1-2 मैंने बहुत छोटी छोटी कविताएं भी ली हैं। हालांकि इनकी वो कविताएं पढ़ेंगे तो आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि वो 2-2 3-3 लाइन की एक लाइन है। तो अगर उनकी कविताएं आप, इसलिए मैंने छोटी छोटी कुछ ढूंढी है। डर बढ़िया अंग्रेजी वह आदमी बोलने लगा, बढ़िया अंग्रेजी वह आदमी बोलने लगा, जो अभी तक मेरी बोली बोल रहा था, मैं डर गया। ठंड से मृत्यु, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर आदमियों के पाले से लू से मरने की खबर आई। न जाड़ा ज़्यादा था न लू ज़्यादा थी, तब आदमी कैसे मरे। वे खड़े रहते हैं तब नहीं दिखते हैं, मर जाते हैं तब लोग जाड़े और लू को मौत बताते हैं। आपकी हंसी निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब भ्रष्टाचारी हैं कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी है कहकर आप हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। नमस्कार।